तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, मिया, आयशा, राखा, टैल्किन ये चारों ही पहुंचते हैं एम्परर के बर्थडे बैंक्वेट की पार्टी में। वहां पर मिया को पता चलता है कि राखा की पहले शादी के लिए बात चल रही थी एक लड़की यानी कि मैडम शेरॉन के साथ, और वहीं पर हमारी मिया एक सपोर्टिंग फीमेल कैरेक्टर से भी मिलती है जिसका नाम होता है मैडम मेरेस्टा। इन सब के बाद जब उसे वहाँ पर राखा नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने के चक्कर में बाहर जाती है। बाहर वो मिलती है डेमियन से जो कि आधी नींद में होता है और वो मिया को एक परी समझ लेता है यानी कि एंजल, आई मीन देवदूत। और मिया को उस आदमी में कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद मिया उसे छोड़ वापस से पार्टी के अंदर आती है। तो अब उसके आगे से मिया वापस आते हुए कांप रही होती है और मन ही मन कहती है, अरे नहीं, मैं तो एक पागल से उलझने जा रही थी, वो गधा मुझे एंजल बोल रहा था। इतने में सामने से रीना आते हुए कहती है, मिस मीरा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रीना तो तुरंत ही मिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब इधर उधर भटकने का समय नहीं है, सूरज डूब गया है, इसलिए असली पार्टी तो अब शुरू होगी, जल्दी मेरे साथ चलो। उसके बाद तो वो मिया को ले आती है पार्टी वाले हॉल में जहाँ पर एम्परर किनेस भी अब आ चुका होता है। हर कोई एम्परर किनेस को लंबी उम्र जीने के लिए आशीर्वाद और बधाई दे रहे होते हैं। मिया का ध्यान तो अब भी पार्टी में इधर उधर होता है कि आखिर राखा है कहाँ। इतने में रीना कहती है, तुम क्या किसी को ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें किसी की तलाश है? मिया कहती है, हाँ, क्या तुमने संयोग से ड्यूक राखा एंटिया को देखा है? रीना कहती है, हाँ, वो पहले बैंक्वेट हॉल के आसपास ही घूम रहा था लेकिन फिर वो बाहर चला गया। मिया मन ही मन कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उसे फिर से खो दिया और इसके बावजूद भी मैं कब से उसे ही याद कर रही हूँ। फिर वह सोचती है कि लेकिन मैं उसका इंतजार नहीं कर सकती हूँ। इतने में एम्परर सारी पब्लिक के बीच में से चलते हुए आने लगते हैं। अपने करीब करीब आते देख मिया मन ही मन कहती है, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। अरे नहीं, शायद ये रीना के लिए आ रहा होगा। ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से एम्परर किनेस ने अपना पहला डांस रीना के साथ ही किया था, लेकिन चूंकि राखा यहाँ पर नहीं है इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसके बाद तो वो कहती है, दरअसल मैं राखा की तलाश में आई थी इसलिए अब जा रही हूँ। रीना कहती है, ओ मैं समझी, लेकिन मिस मीरा रुको तो जरा। ऐसा कहते हुए रीना मिया के पहने हुए शॉल को खींच लेती है जिससे कि हमारी मिया चौंक जाती है कि ये क्या हुआ। फिर तो उसे शर्म आने लगती है और वो खुद को ढकने का ट्राई करने लगती है, लेकिन तब तक एम्परर किनेस उसके पास पहुंच चुका होता है जिसे देख मिया घबराते हुए कहती है, योर हाइनेस। इसी के साथ वो रोते हुए रीना की ओर देखती है। रीना धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी ये शॉल बाद में वापस दे दूंगी। मिया मन ही मन कहती है, अरे नहीं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके साथ आपको नाचना चाहिए एम्परर किनेस। लेकिन एम्परर किनेस अपना हाथ बढ़ाते हुए मिया से कहता है, लेडी मिया, गॉड की बेटी, क्या आप मुझे अपने साथ सबसे पहले डांस करने का सम्मान देंगी? अब मिया पब्लिकली एम्परर किनेस को मना नहीं कर सकती, इसीलिए वो सोचने लगती है कि अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ, मैं इसे मना नहीं कर सकती। उसके बाद तो वो कह देती है कि ठीक है। उसके बाद तो गाना बजना शुरू होता है और हमारी मिया भी एम्परर के साथ डांस करना शुरू कर देती है। वहाँ और भी लोग डांस कर रहे होते हैं और हमारी मिया जैसा उसने सीखा है बिल्कुल वैसे ही डांस कर रही होती है। इसके अलावा मिया ये भी सोच रही होती है कि क्या मुझे अपना पैर एम्परर किनेस के पैर पर रख कर ये दिखावा करना चाहिए कि मैंने ये गलती से कर दिया। इससे पहले कि मिया कुछ कर पाती, एम्परर किनेस खुद ही बोल पड़ता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी डांस करना सीखा है। वैसे तुमने अच्छे से सीख लिया है। जब मैंने सुना था कि तुम केवल टेम्पल में ही रहती थी तो मुझे चिंता हुई कि तुम डांस कैसे कर पाओगी। मिया कहती है, हाँ, मैंने डांस करना सीख लिया है अपने साथी राखा के साथ। इसी के साथ वो मन में कहती है, हालांकि मैंने डांस सेरोम के साथ सीखा था। इतने में एम्परर किनेस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या राखा, ड्यूक ने आपको ये कहकर बुलाने के लिए कहा है? मिया कहती है, हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें केवल उनके पहले नाम से बुलाऊं। एम्परर किनेस कहता है, ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ अच्छा बिहेव करता है। मिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर दिन मुस्कुराते हुए बिताती हूँ। और इसी तरह से मिया झूठ मूठ बोलती जाती है कि उसके और राखा के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इतने में एम्परर किनेस मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? ये सुन मिया चौंक जाती है कि क्या? उसके बाद तो वो ब्लश करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल। इसी के साथ वो मन ही मन कहती है, मुझे वैसे भी बिना डरे जवाब देना चाहिए जैसे कि मैं नॉर्मली बोलती हूँ। इतने में मिया का ध्यान जाता है पास ही नाच रहे जोड़े पर। मिया
मिया देखती है कि क्या राखा और मिस शेरॉन ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं? अब मिया को ऐसे रिएक्शन देते देख एम्परर किनेस कहता है, मिस मिया कृपया अपने साथी पर ध्यान दीजिए जो कि आपके सामने है। मिया भी कहती है, ओ मुझे माफ करना। किनेस कहता है, ओ अगर तुम सच में मुझसे माफी चाहती हो तो प्लीज मेरे साथ भोजन करें। इसी के साथ वो मिया के हाथ पर किस करके वहाँ से चला जाता है। पीछे खड़ी रह गई मिया को तभी कोई आवाज देता है। मिया देखती है और कहती है, टेल्किन क्या कुछ गलत हुआ है? टेल्किन कहता है, आयशा को अचानक बुखार आ गया है, मुझे लगता है कि आपको रूम में चलना चाहिए। फिर क्या था, मिया भी पहुंच जाती है रूम में और आयशा का टेम्परेचर चेक करते हुए कहती है, आयशा क्या तुम ठीक हो? अरे नहीं, तुम्हारा माथा तो बहुत ही गर्म है, बेहतर ये होगा कि मैं जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं। इतने में आयशा बोल पड़ती है कि मीट। ये सुन मिया भी बैठ जाती है कि हाँ क्या इसे अभी भी खाने की पड़ी है। फिर तो मिया आयशा के सर पर अपना हाथ रख के सोचने लगती है कि अरे इसका बुखार तो अचानक कम हो गया है, क्या ये मेरी अपनी यानी कि मिया की शक्तियों के कारण हो रहा है? बिल्कुल नहीं, रुको, लेकिन ये अजीब है कि इसे अचानक बुखार आ गया। मेरे छूने के बाद ये बेहतर हो गई है, लेकिन अगर मैं अब तक जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचूं तो कुछ गलत लग रहा है। जैसे कि जब रीना आयशा को सुलाने के लिए ले जा रही थी तब वहाँ आया वो सर्वेंट, वो कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें भी उस काले लबादे वाले आदमी की जैसी ही लग रही थी जिसने मुझ पर अटैक किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस सर्वेंट पर भी उस अज्ञात हमलावर की तरह ही ब्लैक मैजिक का यूज किया गया हो जिसे मैंने कुछ दिन पहले देखा था? अगर ये सच है तो इस इम्पीरियल पैलेस में हमारा रुकना ज्यादा सही नहीं है। ऐसा सोचते हुए मिया उठ जाती है कि इतने में कमरे पर दस्तक होती है। मिया चौकन्ना होकर दरवाजा खोलती है कि कौन है, लेकिन सामने तो राखा होता है। राखा तो सीधा मिया के ऊपर ही ढह जाता है क्योंकि उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। उसका भी शरीर बेहद गर्म होता है, यानी कि उसे भी बुखार होता है। मिया कहती है, योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? राखा कहता है, मुझे बस ऐसे ही रहने दो, मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मिया राखा को संभालते हुए सोच रही होती है कि इसका बॉडी बहुत गर्म है और मेरे टच के बाद इसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी इसका बुखार भी जा रहा है। क्या जो आयशा के साथ हुआ है वही राखा के साथ भी हुआ है? इतने में वहाँ पर डेल्किन आते हुए कहता है, मीरा। इसी के साथ हमारी मिया का भी ध्यान जाता है खुले हुए दरवाजे पर, जिसके ठीक सामने खड़ी होती है मिस शेरॉन, जो कि गुस्से में कपकपाते हुए मिया और राखा को देख रही होती है। उसे देखते हुए हमारी मिया मन ही मन कहती है, क्या ये राखा का पीछा करते हुए यहाँ आई है? उसके बाद तो मिया उसके सामने राखा को और भी अच्छे से संभालते हुए कहती है, राखा अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? राखा भी कहता है, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये सुन मिस शेरॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं और गुस्से में वहाँ से पलटकर चली जाती है। जो देख मिया मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, ये सही है, ये आदमी तुम्हारा नहीं है। इतने में राखा कहता है, तुम्हारी ड्रेस क्या ये हमेशा ही ऐसी ही होती है? मिया कहती है, हाँ तुम क्या बोल रहे हो? इतने में मिया को रियलाइज होता है कि उसकी पीठ पर कुछ तो है। असल में राखा उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे गले लगाकर खड़ा होता है, जिससे मिया ब्लश करते हुए चिल्ला पड़ती है कि योर हाइनेस कृपया रुक जाइए, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो दरअसल जिसे तुम छू रहे हो ड्रेस समझकर वो नहीं है। इसी के साथ मिया माफी मांगते हुए राखा को खुद से दूर कर देती है। राखा भी होश में आ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिया कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सब कितना अजीब है। इतने में आयशा उठ जाती है और कहती है, तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो? मिया कहती है, ओ आयशा तुम जाग गई, सही समय पर जाग गई। डेल्किन आयशा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? तुमने कहा था कि तुम्हें इतनी खुजली हो रही है जैसे कि तुम मर ही जाओगी। आयशा कहती है, सही, मैंने ऐसा ही कहा था। उसके बाद तो वो अपना हाथ दिखाती है और कहती है, मीरा जरा इसे देखो, मेरी बाह पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दे रहे हैं। ये गर्म लगता है और बहुत भद्दा भी, इसमें मुझे खुजली भी हो रही थी। मिया कहती है, क्या ये गर्म लग रहा है? जरा मुझे देखने दो। योर हाइनेस आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? राखा कहता है, इसका शरीर बैन ब्लैक मैजिक को सहन नहीं कर सका, इसलिए वो बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि ये इतना सीरियस नहीं है, ये जल्द
जल्द ही गायब हो जाना चाहिए। तुम्हें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुन मिया मन ही मन कहती है, मैंने इससे ये पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि ये जल्द ही गायब हो जाएगा। इसने पहले भी ऐसा ही कुछ किया था, क्या ये कुछ छुपा रहा है? खैर मिया आयशा के सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, शुक्र है, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा बुखार उतर चुका है। मिया के हाथों से निकल रही शक्तियों को इस बार डल्किन भी नोटिस कर लेता है और चौंक जाता है। साथ ही वो आयशा के हाथ को देखते हुए कहता है, आयशा, मीरा के तुम्हें छूते ही ये निशान गायब होने लगा। आयशा तो खुश होती है कि मुझे अब बुखार भी नहीं है। मीरा तुम सबसे अच्छी हो। मिया भी ध्यान से आयशा के हाथ को देखते हुए मन ही मन कहती है, क्या ये एक संयोग है? राखा ने कहा कि ये वैसे भी जल्द ही गायब हो जाएगा, इसीलिए ये अच्छा समय हो सकता है। यही हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास किसी के बैन ब्लैक मैजिक को हटाने की शक्ति होगी। खैर मिया को तो पता ही नहीं है कि उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने एंटिया हाउस वापस आ चुके होते हैं और रात के समय दोनों ही बच्चे रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसमें डेल्किन कहता है, आयशा, बुरा हुआ, एम्परर ने अपना पहला डांस मीरा के साथ किया। आयशा तो चिल्ला पड़ती है कि क्या सच में? डेल्किन कहता है, हाँ, आमतौर पर लोग अपने प्रेमी या मंगेतर से ही पहले डांस करने के लिए पूछते हैं। आयशा तो चिल्लाने ही लगती है कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? डेल्किन कहता है, राखा कहीं चला गया था। आयशा कहती है, उफ, तो फिर एम्परर वहाँ पर क्यों था? डेल्किन कहता है, आयशा शांत हो जाओ, और एक प्रॉब्लम है, मीरा ने आज राखा का सिर पकड़ लिया था। आयशा कहती है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बुक्स में शादीशुदा जोड़ों के बारे में पढ़ा था। डेल्किन कहता है, अगर वे लड़े तो हमें अपनी प्लान को बदलना होगा। मैंने पढ़ा है कि जब बड़े लोग लड़ते हैं तो घर से भाग जाते हैं, और मैंने हाल ही में जो बुक पढ़ी थी उसमें तो उसकी पत्नी भाग गई थी। ये सुन आयशा तो चौंक जाती है कि क्या भाग जाते हैं? आयशा तो सीधा उठकर चल पड़ती है और पीछे से डेल्किन कहता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? आयशा कहती है, मीरा को भागने से रोकने के लिए। मुझे जाकर देखना होगा, कहीं वो भाग तो नहीं गई या फिर भागने का प्लान तो नहीं कर रही। डेल्किन कहता है, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये एक संभावना है, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि वो सच में ऐसा करने जा रही है। अरे आयशा, क्या तुम सच में जा रही हो? दूसरी ओर हम देखते हैं हमारी मिया को, जो कि बालकनी पे खड़ी होती है और हवा लेते हुए मन ही मन कहती है, काश कि ये सब एक सपना होता। एम्परर किनेस और रीना, इन दोनों को ही मुझ में इंटरेस्ट है। इसके अलावा मैंने अपना पहला डांस एम्परर किनेस के साथ किया, भले ही मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। जरा सोचूं तो क्या सच में रीना ने एम्परर किनेस के साथ डांस किया था? केवल एक ही चीज थी जो ओरिजिनल नॉवेल के हिसाब से चल रही थी, वो था बैंक्वेट हॉल से राखा का गायब होना। मुझे तो लगता है कि मैं एक बग हूँ जिसने ओरिजिनल नॉवेल के प्लॉट्स को बर्बाद कर दिया है। मुझे इसके लिए गिल्टी महसूस हो रहा है। इतने में वहाँ पर राखा आ जाता है और कहता है, शाम की हवा का मजा लेना काफी अच्छा है। मिया उसे देखते हुए कहती है, ओ तुम भी यहाँ पर आ गए? अगर तुम्हें ठंड लग रही हो तो अंदर चले जाओ। लेकिन राखा भी मिया के करीब आकर रीलिंग को पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कुछ ताजी हवा लेना चाहता हूँ, जब तुम आओगी तब मैं भी अंदर चला जाऊंगा। मिया ब्लश करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राखा कहता है, हाँ क्या? मिया कहती है, आज जो कुछ भी हुआ उसका उस दिन वाले हुए घातक हमले से कोई लेना देना है? राखा अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, हाँ। मिया कहती है, तो दुनिया में इसके पीछे कौन हो सकता है? राखा कहता है, डेमियन। मिया कहती है, क्या डेमियन? इसी के साथ उसके दिमाग में चलने लगता है कि इस नाम का कोई कैरेक्टर था फ्लावर ऑफ शाकिर नामक इस नॉवेल में। उसके बाद तो वो पूछ लेती है कि ये डेमियन है कौन। राखा उसे बताना शुरू करता है कि पिछले ड्यूक ने उसे स्लेव बाजार से खरीदा था और यहाँ एंटिया माइनोर में उसका एक बेटे की तरह पालन पोषण किया। वो बैन ब्लैक मैजिक का यूज करना जानता है, तो शायद वो पूरी कोशिश कर रहा है मुझसे बदला लेने की। मिया कहती है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्या आप इसका कारण जानते हैं? राखा कहता है, पिछले ड्यूक और डचेस ब्लैक मैजिक के दीवाने थे और उन्हें इसका यूज करने से कोई नहीं रोक सका। डेमियन को यहाँ लाने का कारण मैं था, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनता था। लेकिन डेमियन ने उन्हें अपना उदारकर्ता माना, चाहे उन्होंने उसके साथ कुछ भी क्यों न किया हो। और इससे भी ऊपर
ऊपर वो मुझसे जलता था। खैर उस समय बस उसे मुझसे जलन होती थी क्योंकि मैं ड्यूक का बेटा था, लेकिन अब वो मेरा दुश्मन बन चुका है। मिया कहती है आखिर उसका ये हाल कैसे हुआ। राखा बताता है कि मैंने उसका एकमात्र आश्रय नष्ट कर दिया। असल में मैंने पिछले ड्यूक और डचेस को बैन ब्लैक मैजिक से पागल कर दिया था और फिर मैंने उन्हें उत्तरी जंगल में एक विला के अंदर बंद कर दिया। वे दोनों मिलकर जुड़वा बच्चों को भी परेशान करने लगे थे, इसीलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी मैं पागल ही लग रहा होऊंगा क्योंकि मैंने अपने ही माता पिता को पागल बनाकर एक जेल में बंद कर दिया। मिया कहती है नहीं। इसी के साथ वो मन ही मन सोचती है कि राखा ने जुड़वा बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। मैंने भी ऐसा ही चुना था, यानी कि हमारी मिया ने भी अपने असली जिंदगी में कुछ ऐसा ही किया था। खैर मिया कहती है तुमने ये कुछ बदलने और बचने के लिए किया तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ बेहतर बदलाव हुआ है, तो फिर वह काफी है। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि असल में राखा ने किया क्या है। असल में जो राखा के मम्मी पापा थे यानी कि ड्यूक और डचेस, ये दोनों ही ब्लैक मैजिक का यूज करते थे। लोगों को टॉर्चर करना, मारना, परेशान करना, ये सब उन्हें पसंद था और उन्होंने राखा को भी अपने जैसा ही बनाना चाहा, यानी कि उसे जबरदस्ती ब्लैक मैजिक सिखाया, दूसरों को परेशान करने को कहा, लोगों को मारने को कहा और खुद भी राखा को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। राखा उनका टॉर्चर बर्दाश्त करता था लेकिन उनकी बात नहीं सुनता था। तो बस इसी वजह से वे लोग डेमियन को खरीद के लाए, लेकिन जब आगे चल के उनके खुद के जुड़वा बच्चे हुए तो उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यानी कि बचपन से ही जबरदस्ती ब्लैक मैजिक सिखाना, उन्हें टॉर्चर करना, फोर्स करना, ये सब शुरू कर दिया। लेकिन राखा ये नहीं चाहता था। राखा नहीं चाहता था कि जैसे उसे रातों को नींद नहीं आती और हमेशा ही बेचैनी गिल्ट खाता रहता है, वैसा हाल उसके छोटे भाई बहनों का ना हो। बस इसीलिए राखा ने बैन ब्लैक मैजिक का यूज किया और अपने ही मम्मी पापा को पागल कर दिया और फिर उन्हें उत्तरी जंगल के विला में बंद करके वो खुद बन गया ड्यूक राखा एंथिया। बस इसी वजह से राखा आयशा को भी बैन ब्लैक मैजिक यूज करने से मना करता है। तो नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही बालकनी से कमरे में आ जाते हैं और हमारी मिया बेड पर बैठते हुए कहती है योर हाइनेस, क्या तुम मेरे साथ लेटना चाहोगे। ये सुन राखा चौंक जाता है और कहता है क्या ये सचमुच ठीक होगा। मिया कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके माइंड में होता है कि मुझे किसी कारण से शर्म महसूस हो रही है। उसके बाद तो मिया लेट जाती है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है लो मेरा हाथ पकड़ लो। राखा मिया के हाथ को पकड़ लेता है और बैठ जाता है और हमारी मिया मन ही मन सोच रही होती है कि राखा का हाथ अभी भी गर्म लग रहा है। उसके बाद तो वो पूछ लेती है कि क्या तुम अभी भी बीमार हो। असल में उसके माइंड में होता है कि क्या राखा बस दिखावा कर रहा है, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं है, जबकि वो अभी भी इतना हॉट है। खैर राखा कहता है मैं तुम्हें छू रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मिया कहती है अगर तुम बीमार थे तो मुझे बताना चाहिए था ना, क्या तुम्हें अभी भी बुखार है। ऐसा कहते हुए हमारी मिया उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है कि बिल्कुल नहीं, तुम बस मेरे स्पर्श से बेहतर कैसे हो सकते हो। इसी के साथ वो सोचने लगती है कि आयशा को भी बहुत भयंकर बुखार था। उसके बाद तो वो पूछती है तो क्या आयशा भी फिर से बीमार हो गई होगी। इतने में राखा बोल पड़ता है कि नहीं, तुमने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया है। मिया चौंक जाती है कि क्या मैंने ठीक कर दिया। राखा कहता है वो ब्लैक मैजिक जो कि उसकी बाह पर प्रकट हुआ था, अगर तुम नहीं होती तो उसे गायब होने में पूरा एक दिन लग जाता। तुम्हारी बदौलत वो जल्द ही गायब हो गया। ये सुन मिया मन ही मन कहती है क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा मैंने किया। जब राखा ने ये कहा था कि वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा तो मुझे लगा कि वैसे ही हुआ होगा, लेकिन कौन जानता था कि मैं इतनी कमाल की हूँ। क्या यही कारण है कि मैंने एम्परर गिनेस को ब्लेसिंग दी, मिया ने। लेकिन ओरिजिनल नॉवेल में तो मिया जल्द ही मर जाती है। खैर इन सब के बावजूद भी मैं अपनी शक्तियों से काफी इम्प्रेस हूँ। शाकिर के फूलों में शांतिदायक प्रभाव होता है, इसीलिए इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने ही ठीक किया हो, मेरी शक्तियों से ये दोनों ठीक हो गए हों। उसके बाद तो मिया पूछती है कि योर हाइनेस, तो फिर आप कह रहे हैं कि वो काला पैटर्न यानी वो चिन्ह आप पर भी है ना, मतलब होगा ही अगर वो आयशा पे अपैर हुआ था तो। राखा कहता है छोड़ो भी, ये कुछ समय बाद खुद ही गायब हो जाएगा। ये तो चेहरा ऐसे बना रहा है जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोचते हुए मिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि मुझे देखने दो, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगी। राखा कहता है नहीं, जिद्दी बनना बंद करो। लेकिन मिया तो फटाक से राखा के बाह के कपड़े को हटा देती है और कहती है कहाँ है। राखा तो सीधा चद्दर में घुसते हुए कहता है चलो भी, मैं ठीक हूँ, तो चलो सोते हैं। मिया कहती है मुझे बस उसे छूना है। राखा कहता है
ये इतना आसान भी नहीं है। हमारी मियाँ तो उसके दूसरे हाथ को भी झपट कर पकड़ लेती है कि मुझे दिखाओ, ये इतनी सीरियस बात है तो फिर तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं। राखा कहता है अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ो पहले। मियाँ भी हामी भरती है। उसके बाद तो राखा धीरे धीरे अपनी शर्ट्स के बटन खोलता है और मियाँ उसे देखते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि तो इसलिए ये बार बार मना कर रहा था। लेकिन फिर वो ये देखकर चौंक जाती है कि राखा की पूरी बॉडी पर वो अजीब सा पैटर्न यानी कि चिन्ह बना हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं पैलेस। पार्टी खत्म होने के बाद एम्परर किनेस बाहर घूम रहा होता है और उसके पीछे पीछे आते हुए विएगो कहता है योर हाइनेस, क्या आपको पता चला कि लेडी रीना के अंदर लोगों को सुला देने की शक्ति है। एम्परर किनेस कहता है नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसका जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे डरती है, किसी खास व्यक्ति की तरह नहीं। विएगो कहता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन आपसे सावधान है। एम्परर किनेस कहता है सेंटेस यानी कि हमारी मियाँ। विएगो कहता है जरा सोचे तो आपने आज अपना पहला डांस सेंटेस के साथ क्यों किया। मुझे यकीन है कि इससे नॉबल्स के बीच में गॉसिप्स होने लगेंगे। एम्परर किनेस कहता है यही तो मेरा लक्ष्य था। साथ ही वो मन ही मन कहता है सेंटेस यहाँ पर ड्यूक एंटिया की मंगेतर के रूप में आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि वो मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। लेकिन ड्यूक एंटिया किसी कारणवश उसके साथ नहीं था, इसीलिए मैंने अपने प्लान को बदल दिया। मैं जानता था कि ड्यूक एंटिया के मंगेतर के रूप में उसकी छवि कमजोर हो जाएगी अगर वो अपना पहला डांस मेरे साथ करेगी तो, और इससे हर लड़की यही सोचेगी कि अभी भी उनके पास ड्यूक एंटिया के साथ आने का एक मौका है। वैसे मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने ड्यूक एंटिया को यहीं पर रोक दिया। इस फैक्ट को ऑफिशियल बनने से कि उनकी सगाई संत के साथ हो गई है, यानी कि ड्यूक एंटिया की सगाई सेंटेस के साथ हो चुकी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। जब संत ने यानी हमारी मियाँ ने ड्यूक एंटिया के साथ मिस शेरॉन को देखा तो उसका जो फेस रिएक्शन था वो बहुत अजीब था। मैं उसके बारे में सोचना बंद कर ही नहीं पा रहा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है फिर से राखा पर, जो कि मियाँ को अपने बॉडी पे पड़े उस निशान को दिखा रहा होता है। साथ ही उसके माइंड में होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना इतना घिनौना हिस्सा मियाँ को दिखा रहा हूँ। मुझे तो इसे केवल अच्छे पहलू ही दिखाने चाहिए। और मियाँ को अपने लिए इतना परेशान होता देख राखा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी आसानी से इसे छूकर छुटकारा नहीं पा सकती और ना मुझे दिला सकती हो। असल में राखा के माइंड में चल रहा होता है कि जरूर मियाँ इसे छूने में झिझक रही होगी, इसीलिए मैं खुद ही इसे मना कर देता हूँ, ये बढ़िया रहेगा। इतने में मियाँ पूछती है कि क्या तुम्हें इससे बहुत दर्द होता है। मुझे यकीन है कि ये दर्द भरा होगा, तो तुम इसे सहन क्यों कर रहे हो। मियाँ की आंखों में खुद के लिए आंसू देख राखा चौंक जाता है और कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। मियाँ को इतना परेशान वो भी खुद के लिए देख राखा आगे सोचता है कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और जुड़वा बच्चों की सुरक्षा भी करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी कमजोरी इस तरह से किसी को दिखानी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा दिल जीतना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय तुम ही मेरा दिल जीत रही हो। मियाँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मियाँ, नहीं, सच तो ये है कि किसी से प्यार करने का मतलब है कमजोर होना। ठीक वैसे ही जैसे मैंने जुड़वा बच्चों की सुरक्षा के लिए पिछले ड्यूक और डचेस की अवज्ञा की, लेकिन ये फैक्ट कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ ये जानते हुए भी इसका मतलब ये होना चाहिए कि। इतने में मियाँ पोल पड़ती है कि क्या मैं इसे छू सकती हूँ। अब ये सुन तो राखा मन ही मन कहता है मुझे अवश्य मियाँ से प्यार करना चाहिए। उसके बाद तो राखा मुस्कुराता है और कहता है जब तक कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक मैं हर हाल में ठीक हूँ और मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सुन मियाँ चिल्ला पड़ती है कि क्या तुम्हें यकीन है। राखा कहता है अरे वो इंसान कौन था जिसने अभी बड़ी हिम्मत से कहा था कि वो मुझे इससे छुटकारा दिला सकती है। उसके बाद तो मियाँ कहती है हाँ, मैं तो बस यही करने वाली थी। उसके बाद तो वो अपना हाथ राखा के चेस्ट पर रखती है। इसी के साथ राखा के दिमाग में चलने लगता है कि अरे नहीं, इससे तो मुझे अभी बहु मुश्किल ही छुआ, लेकिन मेरे अंदर की ये फीलिंग, अरे नहीं, ये सिर्फ मुझे ठीक करने के लिए है, इसमें कुछ और नहीं है, तो मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद तो वो कहता है ये इतना जल्दी नहीं जाएगा जितना जल्दी आयशा का पैटर्न चला गया। ऐसा लगता है कि इसमें जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही समय लगेगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आराम से तुम अपना समय लो। साथ ही वो मन में कहता है लेकिन मुझे यकीन है कि मैं तब तक इसे सहन कर सकूंगा। असल में तो वो शर्मा रहा होता है। वहीं पर मियाँ पूछ पड़ती है कि क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। राखा शर्माते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, इससे कोई दर्द नहीं होता, तो चलो आगे
आगे बढ़ो। चौकन्ना होकर मिया भी अपनी शक्तियों का यूज कर रही होती है कि ठीक है तो मैं ऐसे ही करूंगी, मतलब पढ़ती रहूंगी। इसी के साथ मिया अपना हाथ राखा के बॉडी पे ऊपर नीचे घुमाने लगती है और इससे राखा के माइंड में चल रहा होता है कि मुझे बस ये सहन करना होगा, बस थोड़ी देर और सच में धीरे धीरे वो निशान गायब होने लगता है। उसके बाद तो मिया राखा को थपथपाने का ट्राई करते हुए कहती है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए धीरज रखो। लेकिन राखा मिया के हाथ को पकड़ लेता है। वो तो सीधा मिया को धकेल कर उसके ऊपर ही आ जाता है और हंसने लगता है। ये देख हमारी मिया घबरा जाती है और कहती है योर हाइनेस, क्या आपका दिमाग अभी सही स्थिति में नहीं है? क्या तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो? राखा कहता है मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है। इसी के साथ उसके दिमाग में चल रहा होता है ये बहुत निराशाजनक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं मिया की शक्तियों के कारण उसे इतनी बुरी तरह से चाहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे क्लियर कर ही देना चाहिए कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ या मैं क्या महसूस करता हूँ। उसके बाद तो वो कहता है मिया मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से अपने सेंस में हूँ। मिया कहती है योर हाइनेस रुकिए, लेकिन आप ये क्या? मुझे पता है कि तुम अपने कंट्रोल से बाहर हो गए हो। राखा मिया के बेहद क्लोज आते हुए कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर मैं तुम्हारी शक्ति के नशे में होता तो अब तक तुम पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता। मिया कहती है तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसी के साथ उसे रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मुझे इस विषय को बदल देना चाहिए। उसके बाद तो वो शर्माते हुए कहती है सही है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो मैं तुम्हारा बाकी का बचा हुआ निशान मिटा दूंगी। लेकिन राखा कहता है मैंने तो अभी तक जवाब नहीं दिया। उसके बाद तो वो मिया के कान के पास जाकर कहता है मिया मैं वो काम नहीं करता जिसका मेरा कोई इरादा ना हो। इनडायरेक्टली राखा बोल रहा है कि वो मिया के साथ ये सब करना चाहता है और वो खुद के होशो हवास में कर रहा है। ये सुन हमारी मिया मन ही मन कहती है क्या राखा मुझे पसंद करता है? अरे ये सुनकर तो मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। लेकिन क्यों? हम केवल इसलिए एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो ये सब फीलिंग बस कुछ पल की है। उसके बाद तो वो कहती है योर हाइनेस, लेकिन इतने में राखा उसे रोक देता है और कहता है क्या तुम ये सोचती हो कि ये सब तुम्हारी शक्तियों के कारण हो रहा है? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम गलत हो। मैं तुम्हारे सामने ये बात क्लियर कर दूं कि अब नहीं, अब तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हारी शक्तियों के कारण अपना होश नहीं खोता। मिया तो सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है ये तो सच है, होली आइटम के बदौलत अब राखा अपना दिमाग नहीं खोता। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मुझे सचमुच पसंद करता है? इतने में राखा सवाल करता है तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसा महसूस होता है? तुम क्या फील करती हो? मिया कुछ कहने का ट्राई करती है लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मुझे इसे बताना होगा कि मैं इसे पसंद नहीं करती, मुझे बस इसके साथ पहले की तरह सख्त रहना होगा। लेकिन किसी कारण से मुझे बहुत अजीब लग रहा है और मैं कह नहीं पा रही। वैसे भी मैं राखा को पसंद नहीं कर सकती। अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो खतरनाक चीजें घटित होंगी। इस नॉवेल में मिया एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है और मेरे लिए यहाँ पर जिंदा रहना सबसे जरूरी है। पर्याप्त पैसे जुटा लेने के बाद मैं यहाँ से जाने का प्लान कर रही हूँ। लेकिन जब भी राखा मेरे प्रति थोड़ा भी कोल्ड बिहेव करता है तो मुझे चिंता होने लगती है और मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरा दिल करता है कि मैं बस राखा को मना लूं। और जब मैं इन जुड़वा बच्चों को छोड़ने के बारे में सोचती हूँ जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सब सोच हमारी मिया की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं और वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। ये सुन राखा धीरे से उठते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। दरअसल मुझे ये सुनकर खुशी हुई, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मौका है। मिया शर्माते हुए कहती है क्या? राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें लुभाने के लिए लगातार काम करना होगा जब तक कि तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम मुझे ही पसंद करती हो। इसी के साथ वो मिया के हाथ पे किस करता है। मिया शर्माए जा रही होती है और राखा कंटिन्यू करते हुए कहता है ये मत भूलना कि इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह। हमारी मिया बिस्तर पर लेटी होती है और मन ही मन कहती है मुझे तो एक पल की भी नींद नहीं आई। आखिर मैंने उसे मेरे साथ लेटने के लिए क्यों ही पूछा था। खैर राखा ने आगे मुझसे कहा था कि
ये ब्लैक मैजिक का पैटर्न यानी कि वो निशान अभी तक गायब नहीं हुआ है, इसीलिए उसने मुझसे बाकी का निशान हटाने के लिए कहा। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि आज जुड़वा बच्चों का कोई क्लास नहीं है, मैं तो आज सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहूंगी। हमारी मिया ये सोचकर खुश होती है, लेकिन थोड़े ही देर में वो बोर हो जाती है। उसके बाद तो वो खुद से ही कहने लगती है कि मैं मिया बनने से पहले आमतौर पर क्या करती थी। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो पाती हूँ कि मैं हमेशा ही अपना जीवन जीने में व्यस्त थी। लोगों से मिलने में पैसे खर्च होते थे, इसीलिए मैं आमतौर पर नॉवेल पढ़ती थी। वैसे हाँ, मुझे याद आया, असिस्टेंट सेरोम ने मुझे कहा था कि यहाँ एंटिया हाउस में एक पुस्तकालय भी है, तो बढ़िया है, आज वहीं जाती हूँ। उसके बाद क्या था, हमारी मिया रेडी शेडी होकर पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की ओर बढ़ती है और तभी बीच रास्ते में उसे दिखता है असिस्टेंट सेरोम, जो कि ढेर सारी चीजें लेके जा रहा होता है। वो भी मिया को देख लेता है और कहता है, मिस आप यहाँ। इतने में उसके पास से एक लेटर गिर जाता है। मिया वो लेटर उठाने लगती है और असिस्टेंट सेरोम इसके लिए उसे धन्यवाद बोल रहा होता है, लेकिन जब मिया उस लेटर को उठाती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये लेटर, इस पर तो मेरा नाम लिखा है, तो क्या ये मेरे लिए आया है? असिस्टेंट कहता है, जी हाँ, ये लेटर आपके लिए ही आया है। मिया लेटर को देखते हुए मन ही मन कहती है, आखिर कौन मुझे लेटर भेजेगा? फिर तो वो चौंक जाती है कि वेट, मिस शेरॉन एरिसिस, क्या उसने मुझे लेटर भेजा होगा? अब मिया को इस तरह से सोच में देख असिस्टेंट कहता है, क्या कुछ गलत है? मिया कहती है, नहीं नहीं, वैसे क्या मैं इस लेटर को ले जा सकती हूँ? असिस्टेंट कहता है, योर हाइनेस अक्सर लेटर्स की जांच करते हैं, खास करके तब से जब से बर्थडे बैंक्वेट का इनविटेशन लेटर आया था। मिया कहती है, अरे अब से मैं खुद से ही अपने लेटर से निपट जाया करूंगी, मुझे यकीन है कि योर हाइनेस ये समझेंगे। असिस्टेंट सेरोम कहता है, हाँ, लेकिन इतने में मिया वहाँ से भागते हुए कहती है, तुम्हारा दिन शुभ हो। बेचारा असिस्टेंट पीछे से कहता रह जाता है कि मिस ऐसा मत कीजिए, आप लेटर लेकर मत जाइए, लेकिन मिया तो आगे निकल जाती है और घूमते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वैसे कौन जानता था कि राखा मेरे बारे में इतना चिंतित होगा, जो वो मेरे लिए आए हुए लेटर्स को चेक करता है। खैर छोड़ो, वैसे मुझे ये लेटर क्यों भेजा गया होगा? उसके बाद तो मिया उस लेटर को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। लेटर को देखते हुए ही हमारी मिया के दिमाग में चल रहा होता है कि ओह, तो ये मुझे एक पार्टी में इनवाइट करना चाहती है, जहाँ पर ये मुझे उच्च समाज यानी नॉवेल्स के बीच में परिचित कराएगी, यानी इंट्रोड्यूस कराएगी। अच्छा, तो वो मुझे पब्लिकली अपमानित करने का प्लान बना रही है। वो सच में सोच रही है कि वो मुझे नॉवेल्स के बीच खड़ा करके इंसल्टेड फील करा सकती है। वो क्या मुझे इतना पागल समझती है या फिर कुछ और? यही सब सोचते हुए हमारी मिया पुस्तकालय के पास पहुंच जाती है और सीधा दरवाजा खोल देती है। इतना बड़ा और लग्जरियस पुस्तकालय देख मिया तो हैरान रह जाती है कि वाओ, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर एक छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन ये तो कितना बड़ा है, मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा, और ये कितना भव्य है, यहाँ पर कितनी सारी पुस्तक है। इतने में मिया को एक पुस्तक जरा सी बाहर निकली हुई दिखती है, जिसे देख मिया सोचती है कि क्या मुझे इसे पढ़ना चाहिए। फिर क्या था, मिया उस पुस्तक को खोलकर अलट पलट कर देखने लगती है कि ये कुछ अलग है। I mean, ये एक नॉर्मल पुस्तक नहीं है, ये तो एक डायरी लग रही है और ये किसी बच्चे की लिखावट जैसी लग रही है। क्या ये आयशा ने लिखी होगी? यही सब सोचते हुए मिया पढ़ना शुरू करती है। मेरा नाम डेमियन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने मेरे जैसे बच्चे जिसे किसी ने छोड़ दिया था उसे अपनाया और इतना प्यारा नाम दिया। क्या दुनिया में इनके जैसा कोई और भी अच्छा है? इतना पढ़ मिया मन ही मन सोचती है कि क्या डेमियन, मैंने ये नाम राखा के मुंह से सुना था, लेकिन उसने तो कहा कि उसके बीच रिलेशन अच्छे नहीं थे। खैर मिया आगे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं उनके बेटे से भी मिला जिसका नाम राखा है। मैं उसके करीब होना चाहता हूँ, लेकिन राखा मुझसे नफरत करता है। उसने आखिर मुझे भागने के लिए क्यों कहा? मुझे यहाँ ये सब पसंद है, तो आखिर मैं उन लोगों से नफरत कैसे कर सकता हूँ जिन्होंने मुझे बचाया? अगर मैं एक अच्छा लड़का बनूं, अगर मैं आज्ञाकारी बच्चा बनूं, तो शायद वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मिया सोचती है, तो क्या डेमियन एक जरूरतमंद बच्चा था या फिर कुछ और? इसी के साथ मिया आगे उस पुस्तक में एक चित्र देखती है जो कि बड़ा ही अजीब सा होता है और उस पर लिखा होता है कि इस बार मैं उन्हें त्यागने जा रहा हूँ, यानी कि मैं इस बार उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इसी के साथ मिया सोचने लगती है कि ये
ये ड्राइंग, ये चित्र, ये तो किसी फैमिली के प्रतीक जैसा दिखता है। इतने में पीछे से रीना कहती है, मिस आप यहाँ पर हैं? मिया घबराकर वो पुस्तक रख देती है और कहती है, हाँ मैं हूँ। रीना कहती है, मैं ये पूछने आई हूँ कि आज आप दोपहर के भोजन में क्या करना चाहोगी? मिया हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे बस जुड़वा बच्चों के साथ खाना खाना पड़ेगा। रीना कहती है, योर हाइनेस यानी कि राखा ने कहा है कि अब से आप ब्रेक के समय को अपने काम से अलग कर सकती हैं। अब से आपका ब्रेक केवल आपका ही रहेगा, तो आप अलग से खाना खा सकती हैं। मिया कहती है, ओ ऐसा है क्या? रीना कहती है, जी हाँ, उन्होंने सख्त आदेश भी दिए हैं। अब से वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे क्योंकि आप उनकी मंगेतर जो हैं, इसीलिए आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है टेल्किन और आयशा के साथ खाना खाने के लिए। उसके बाद तो रीना वहाँ से चली जाती है और हमारी मिया पुस्तकालय में बैठकर बुक्स के अंदर उस चिन्ह को यानी उस ड्राइंग को ढूंढ रही होती है जो कि डेमियन की डायरी में बनी हुई थी। असल में मिया सभी फैमिलीज और उनके हाउस के चिन्ह को देख रही होती है, यानी उनके सिंबल को। वो सोच रही होती है कि हो सकता है कि डेमियन कोई गुलाम ना हो जिसे पिछले ड्यूक और डचेस खरीद कर लाए थे। ये भी हो सकता है ना कि असल में डेमियन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हो। हालांकि पंख वाले घोड़े के साथ फैमिली के जो सिंबल्स हैं उनकी संख्या मेरी सोच से भी ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनके फैमिली सिंबल्स में उड़ने वाले घोड़े हैं। क्या मैं वही ढूंढ रही हूँ जो कि मैंने डायरी में देखा? वैसे मिस मेरेस्टा रॉपीराइट के फैमिली का जो सिंबल है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। मुझे यकीन है कि हाउस रॉपीराइट यानी कि मेरिस्टा रॉपीराइट की फैमिली जादुई पत्थर की खान की खोज में एक जश्न मनाने के लिए पार्टी रखेगी। जादुई पत्थर की खान लियोस पर्वत में स्थित थी। असल में तो मैं ओरिजिनल नॉवेल का काफी कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे इतना कुछ अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उस पार्टी में बवाल मच जाता है। हर कोई वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहेगा क्योंकि राखा वहाँ पर पागल होकर पहुँच जाएगा और सभी को चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मैं तुम्हें खदान तक पहुँचने में मदद करूंगा। असल में तो जब मेरेस्टा ने रीना के साथ छेड़छाड़ की तो राखा गुस्सा हो गया। बस इसीलिए उसने मेरेस्टा की फैमिली को बर्बाद कर दिया, यानी कि उनके उस पहाड़ में पूरी आग लगा दी। और उस घटना के बाद लोग राखा को अराजक पागल कहने लग गए जिसे कोई बात का डर न हो। बेशक अभी उसे रीना में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसका गुस्सा एक अलग तरीके से बाहर आ सकता है। ये प्लॉट आएगा और वैसे ही जाएगा जैसे ओरिजिनल नॉवेल में हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं राखा को जो कि चलते हुए सोच रहा होता है कि मिया आज लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय गई है। इसी के साथ वो पुस्तकालय का दरवाजा खोलता है कि मिया तुम यहाँ। इतने में वो चौंक जाता है क्योंकि हमारी मिया तो मस्त बैठे हुए ही सो रही होती है और सूरज की रोशनी में सब कुछ चमकता हुआ सा दिख रहा होता है। फिर क्या था, राखा जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है और मन ही मन कहता है, ऐसा लग रहा है कि कल रात तुम ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन अब तुम काफी गहरी नींद में हो। तुम निश्चित भी लग रही हो। लगता है कि सूरज की रोशनी शायद तुम्हें परेशान कर रही थी। वैसे क्या मैं भी तुम्हें परेशान करता हूँ मिया? क्या कल जो मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताई इस कारण से तुम सो नहीं पाई? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी फीलिंग्स तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को स्वीकारा केवल लालच के कारण, खतरे से बचने के लिए। और अगर तुम किसी तरह के खतरे में पड़ने वाली हो तो मैंने सोचा तब भी तुम्हारा मेरे साथ रहना ही बेहतर होगा। मैं तो तुम पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था और तुम्हें मेरे प्रति सहानुभूति महसूस कराना चाहता था। लेकिन इतने में वो नोटिस करता है कि मिया के पास जो टेबल पर पुस्तकें हैं उसमें सभी नोबल फैमिलीज के बारे में लिखा है। ये देख राखा सोचने लगता है कि आखिर मिया ढूंढ क्या रही थी। और ये वाला सिंबल यानी कि फैमिली चिन्ह, ये तो रॉपीराइट के फैमिली का चिन्ह है। इस बारे में सोचूं तो वे जादुई पत्थर की खान मिलने की खुशी में एक पार्टी देने जा रहे हैं। क्या इससे ये संभव है कि वहाँ पर एक बड़ी सभा होगी? इसी के साथ वो मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, क्या मुझे मिया को भी मेरे साथ ले जाना चाहिए? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन दोपहर के खाने के टाइम पर। मिया दोनों जुड़वा बच्चों के साथ खाना खाते हुए मन ही मन सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि डेमियन की डायरी में जो वो फैमिली चिन्ह था उसे देखकर फैमिली का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। असल में तो मैं राखा से ही पूछना चाहती थी कि वो सिंबल जो उसने अपनी डायरी में बनाया था आखिर वो किस फैमिली का है, लेकिन राखा कहीं भी मिल नहीं रहा।
कल रात को भी वो नहीं आया था और उसने कहा कि वो दोपहर का भोजन अलग से करेगा। इतने में आयशा टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती है, मीरा क्या तुम भागने वाली हो? इतने में डेल्किन कहता है, आयशा शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें समझाया था ना। मिया भी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब ये क्या कह रही है? मिया कहती है, डेल्किन प्लीज क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डेल्किन कहता है, अच्छा। इससे पहले कि डेल्किन कुछ कहता, आयशा चिल्ला पड़ती है कि एक शादीशुदा जोड़े का झगड़ा। उसके चिल्लाने से तो पूरा एंटिया हाउस ही हिल जाता है और डेल्किन कहता है, शांत हो जाओ आयशा, मैं बात करता हूँ। उसके बाद तो वो कहता है, तुमने हाल ही में राखा को उसके सिर के बालों के साथ ही पकड़ लिया था, है ना? फिर तुमने उसे खुद से दूर भी किया था। ये तो शादीशुदा जोड़ों के बीच झगड़े जैसा है, जिसके बारे में मैंने बुक्स में पढ़ा था। मिया मन ही मन कहती है, अच्छा तो ये दोनों चिंतित हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैंने और राखा ने लड़ाई की। जब आयशा ने अचानक से मुझसे पूछा कि मैं भाग जाऊंगी तो मैं सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ है ऐसा जो ये मुझे ऐसे बोल रही है। लेकिन एक शादीशुदा जोड़े की तरह झगड़ा, ये तो सुनने में ही बेतुका लगता है क्योंकि मैं और राखा तो शादीशुदा नहीं है। उसके बाद तो वो हंसते हुए कहती है, बच्चों ड्यूक और मेरी सिर्फ सगाई हुई है और इससे भी पहले मैं तुम दोनों की सिटर हूँ, यानी कि दाई, इसीलिए मैं कभी भी नहीं भागूंगी। आयशा खुश हो जाती है और कहती है, शुक्र है। लेकिन डेल्किन अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम भागी भी नहीं तो भी तुम हमें छोड़ दोगी, है ना? मिया तो हैरान हो जाती है कि डेल्किन। इतने में आयशा कहती है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बेशक ये दोनों शादीशुदा जोड़े की तरह ना झगड़े हों, लेकिन इसके अलावा तुम और राखा। अरे हाँ, मैंने खुद तुमसे ये नहीं पूछा कभी, तुम क्या सच में राखा से शादी करने जा रही हो? अब ये सुन तो मिया कांप उठती है और फिर हंसते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं है। आयशा कहती है, मीरा तो फिर क्या तुम हमें छोड़ दोगी? मिया कहती है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन आयशा तो भड़क जाती है कि तुम बोल रही हो कि तुम हमें छोड़कर कहीं और चली जाओगी। क्या मैं सही बोल रही हूँ डेल्किन? डेल्किन कहता है, हाँ तुम सही हो। ये सुन मिया मन ही मन कहती है कि क्या डेल्किन भी यही सोचता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर मेरी शादी राखा से कराने का प्लान बना रहे हैं ताकि मैं हमेशा ही इनके साथ रह सकूं। मैं भूल गई थी, एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये दोनों विलन के भाई बहन ही हैं। आयशा कहती है, मैं अपनी पढ़ाई करने अब नहीं जाऊंगी, मैं केवल तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगी। डेल्किन भी कहता है, अब से मुझे भी कुछ करने का मन नहीं है। आयशा कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या तुम तब भी चली जाओगी जब मैं सब्जियां भी इसी तरह से अच्छे से खाऊंगी? अगर मैं ये सारी सब्जियां खा लूं तब भी तुम चली जाओगी? ये सब सुन हमारी मियाँ परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मुझे बस भाग जाना चाहिए? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। हमारी मियाँ अपने रूम में थकी हारी बैठी होती है और मन ही मन कहती है, मैं तो थक गई। दोनों बच्चे तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनसे पीछा छुड़वाया है। इतने में रीता आ जाती है कि मिस। मियाँ कहती है, रीता क्या हुआ? रीता कहती है कि असिस्टेंट सेरोम ने मुझे आपको एक लेटर देने के लिए कहा। मियाँ कहती है, क्या एक लेटर? रीता कहती है, हाँ, इस पर लिखा है कि ये रीना एड्रियन की ओर से आया है। ये सुन मियाँ तुरंत ही खड़ी हो जाती है और लेटर लेकर रीता को भेज देती है। उसके बाद तो वो लेटर को पढ़ना शुरू करती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी प्यारी मियाँ, मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी वो शॉल लौटाना चाहती हूँ जो कि बर्थडे बैंक्वेट में मैंने आपसे ली थी। साथ ही मैं तुम्हें अपने साथ खाने पर भी इनवाइट करना चाहती हूँ, यानी कि आमंत्रित करना चाहती हूँ। ये सब पढ़ मियाँ मन ही मन कहती है, ये कितना साधारण और विनम्र स्वर है, उस रीना जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानती हूँ। आगे उस लेटर में लिखा होता है कि मैं बिस्टोर में एक कमाल का रेस्टोरेंट जानती हूँ, इसे दमासिस कहते हैं। मेन्यू का हर एक आइटम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मियाँ मन ही मन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नॉवेल का राइटर नाम लिखने में बड़ा आलसी है, इसे अजीब अजीब से नाम लिखता है। खैर आगे लेटर में होता है कि बेशक तुम मना कर सकती हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी तो। मियाँ सोचती है कि अगर ये बिस्टोर में है तो मैं वहाँ जाकर जल्दी से आने के लिए समय निकाल सकती हूँ। मैं नॉवेल के किसी भी कैरेक्टर से उलझना नहीं चाहती, लेकिन शायद रीना के साथ दोस्ती करना काफी मददगार हो सकता है, क्योंकि नॉवेल के प्लॉट्स के अनुसार रीना अंत में एम्परर किनेस की प्रेमिका बन जाएगी। इसीलिए अगर एम्परर किनेस एंटिया फैमिली के साथ कुछ भी गड़बड़ करते
देता है तो निश्चित रूप से रीना मेरी मदद कर सकती है। उसके बाद तो मिया आवाज देती है रीता को और कहती है कि मैं जवाब भेजना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन दोपहर के भोजन के समय, वो भी मिया के कमरे में। मिया एक नोट लिख रही होती है जिसमें वो लिखती है कि मैं किसी भी स्थिति के लिए एक नोट छोड़ रही हूँ। मेरे गायब हो जाने की चिंता मत करना और मुझे ढूंढते हुए भी मत आना। मेरा अभी लंच का अपॉइंटमेंट है किसी के साथ, मैं वहाँ जाकर जल्द ही वापस लौट आऊंगी। मिया वो नोट अपने रूम में छोड़कर चली जाती है। मिया के जाने के बाद रूम में रीता आते हुए कहती है कि मिस ने मुझे कहा था कि मैं उनके जाने के बाद कमरे की सफाई कर दूं। इतने में उसका ध्यान उस नोट पर जाता है। रीता जैसे ही वो नोट उठाती है कि इतने में उसके पास एक और नौकरानी आ जाती है, जिससे रीता घबरा जाती है और वो नोट उसके हाथ से छूट जाता है। रीता चिल्लाने लगती है कि हे भगवान, तुमने मुझे इस तरह से क्यों डराया। वो नौकरानी कहती है मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें डरा दिया। इतने में तो वो नोट पानी की बाल्टी में चला जाता है, जो देख रीता चिल्ला पड़ती है कि अरे नहीं। बाद में तो वो नोट निकाल लेते हैं और रीता परेशान होते हुए कहती है मुझे उम्मीद है कि इस नोट पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लिखा होगा। तभी वहाँ पर एक और नौकरानी आ जाती है और कहती है क्या हुआ। रीता कहती है विलेन, ये नोट फट गया, मुझे क्या करना चाहिए। विलेन वो नोट लेती है और कहती है जरा मुझे देखने दो। इसी के साथ वो उस नोट पर लिखे हुए चीज को पढ़ती है कि मेरे गायब होने की चिंता मत करो और मुझे ढूंढने मत आना। क्या वो भाग गई है। रीता कहती है क्या, यही तो लग रहा है। वो दूसरी नौकरानी भी कहती है मुझे नहीं लगता कि वो जुड़वा बच्चों के साथ ऐसा कुछ करेंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि जुड़वा बच्चों ने अंत में उन्हें बहुत ज्यादा डरा दिया। अरे नहीं, हमें जल्दी करनी चाहिए और इसकी जानकारी ड्यूक को देनी चाहिए। मैं यहाँ की सफाई खत्म करके तुरंत आऊंगी। रीता कहती है तुम्हारा धन्यवाद विलेन। रीता और वो दूसरी मेड तो चले जाते हैं और विलेन उस नोट का नीचे वाला हिस्सा अपने पास छुपा कर रख लेती है, यानी कि उसने जानबूझकर रीता को हाफ इंफॉर्मेशन दी और ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा दमासिस रेस्टोरेंट पर, जहाँ हमारी मिया पहुँचती है और मन ही मन कहती है कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई ये रीना। इतने में रीना उसके पास आ जाती है और कहती है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मिया भी हंसते हुए कहती है अच्छा, मैं अभी अभी आई हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। मिया रेस्टोरेंट को देखती है जो कि कमाल का लग रहा होता है। उसके बाद तो वो पूछती है क्या तुम अक्सर यहाँ पर आती रहती हो। रीना भी कहती है हाँ, मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, यहाँ का शेफ कमाल का है। इतने में उनके सामने वेटर आता है और कहता है मुझे माफ कीजिए, हमारे पास कोई और टेबल खाली नहीं है, तो क्या मैं आपको किसी और पार्टी के साथ बैठा दूं? क्या आपको ये चलेगा। रीना कहती है हमें क्या करना चाहिए। मिया कहती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तो वो वेटर खुश हो जाता है कि ठीक है, तो मैं आपको आपके सीट तक छोड़ देता हूँ। मिया मन ही मन कहती है कि मैं सचमुच इनका खाना चखना चाहती हूँ और वैसे भी खाना खत्म होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है कि हमारे साथ कोई और भी बंदा बैठा हो। तभी कोई कहता है हाँ, क्या ये तुम हो रीना। रीना भी चौंक जाती है और कहती है थियो, बहुत समय हो गया। असल में सामने की टेबल पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है थियो और वो रीना का पुराना फ्रेंड है। उसके बाद तो रीना अपने दोस्त थियो से मिया को मिलवाने लगती है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। थियो भी कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस, मैं लॉर्ड थियो नेरिसिस हूँ, लेकिन तुम मुझे थियो कह सकती हो। मिया कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ मिया। इसी के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। थियो शर्माते हुए मिया के हाथ को थाम लेता है और कहता है अच्छा। इसी के साथ मिया मन ही मन कहती है थियो नेरिसिस, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम इम्पीरियल ऑर्डर के एक नाइट हो, यानी एम्परर गिनेस के अंडर आने वाले एक नाइट, और तुमसे ही आगे चलकर एम्परर गिनेस को काफी जेलसी होगी क्योंकि तुम रीना के बचपन के दोस्त जो ठहरे। ऐसा लगता है कि फीमेल लीड के साथ रहने से मुझे भी नॉवेल के काफी कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलेगा, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। खैर दूसरी ओर हम देखते हैं एंटिया हाउस को, जहाँ पर राखा शांति से अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो काफी थका हुआ होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मैं भी 2 रातों से बिना
बिना सोए रहने के बाद काफी थक जाता हूँ। मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, यानी कि अभी भी मेरे पास बहुत काम है। मुझे डेमियन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी है। मुझे उससे निपटने के लिए और समय चाहिए, लेकिन मुझे अभी जरूरत है मिया की। उसके बाद तो वो कहता है, असिस्टेंट सेरोम, आज जुड़वा बच्चों का शेड्यूल क्या है? असिस्टेंट सेरोम कहता है, उनकी क्लासेस दोपहर के खाने तक ही होती हैं। इसके बाद उन्हें तलवारबाजी की क्लास दी जाती है। राखा कहता है, अच्छा, तब क्या मिया ब्रेक ले रही है? असिस्टेंट सेरोम कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। राखा उठ जाता है कि ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बेचारे असिस्टेंट को तो रोना ही आ जाता है कि हाँ ठीक है, अंततः अब मैं सो सकता हूँ। असल में बेचारा असिस्टेंट भी राखा के साथ 2 दिन से काम कर रहा है, जिससे कि वो भी सो नहीं सका। खैर, इससे पहले कि राखा वहाँ से जा पाता, इतने में वहाँ पर आयशा और डेल्किन आ जाते हैं, चिल्लाते हुए कि राखा, एक इमरजेंसी है। राखा भी उन्हें देखकर चौंक जाता है कि क्या? उसके बाद तो वो कहता है, तुम दोनों चुप हो जाओ और बाहर निकल जाओ। लेकिन वो दोनों तो चिल्लाए जा रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। आयशा तो मानती नहीं और चिल्लाते हुए कहती है, मीरा आमतौर पर कभी भी बाहर घूमने नहीं जाती, लेकिन वो आज गई, और वो भी अकेले ही। ये सुन राखा भी चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? रूम के बाहर ये तीनों नौकरानियां भी फुसफुसा रही होती हैं आपस में। खैर, आयशा चिल्लाते हुए कहती है, गेट कीपर के अनुसार हमारी भाभी आज दोपहर को बाहर गई थी। उन्होंने कहा कि उनका कुछ और प्लान है। राखा कहता है, तो क्या तुम दोनों इसी कारण से यहाँ आए? आयशा कहती है, डेल्किन, मैंने तो कल सब्जियाँ खाई थी ना। डेल्किन कहता है, कल मैंने भी कुछ ज्यादा ही जिद कर ली थी। कहीं ये सब मेरी गलती तो नहीं, मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना ये सब? इतने में रीता आधा फटा नोट सामने लाती है और कहती है, योर हाइनेस, आज जब मैं मिस के कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे मिस मिया के द्वारा छोड़ा गया ये नोट मिला। राखा उस फटे हुए नोट को लेता है और पढ़ना शुरू करता है। अब जाहिर है उसमें आधी अधूरी बात है, जो पढ़ राखा को गुस्सा आ जाता है। राखा गुस्से से अपनी मुट्ठी बना लेता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई भाग जाने की और एक नोट छोड़ने की। उसके बाद तो वो हंसते हुए कहता है, आयशा और डेल्किन, अब ये दोनों सपोले भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ राखा, क्या तुम चाहते हो कि हम उसे वापस लेकर आएं? ये लुक्का छिपी खेलने में तो बहुत मजा आएगा, तुम बस इसे हम पर छोड़ दो। फिर क्या था, ये तीनों ही निकल पड़ते हैं मिया को पकड़ने के लिए। आयशा और डेल्किन तो सीधा पहुँचते हैं सिटी के गेट पर, जहाँ पर वो दोनों खड़े होकर नजर रख रहे होते हैं। वहाँ पर आयशा कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। डेल्किन, तुम अब भी कैसे पढ़ सकते हो? डेल्किन कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ, राखा ने हमें यही रहने को कहा है। आयशा कहती है, ये कितना मजाकिया है, ऐसा लगता है कि तुम्हें परवाह नहीं कि मीरा रहे या ना। डेल्किन बुक बंद कर देता है कि क्या कहा तुमने, मुझे परवाह नहीं? आयशा कहती है, हाँ तभी तो तुम इतने शांत हो। क्या मैं गलत हूँ? तुम शायद उसे यही रखने का प्लान बना रहे थे क्योंकि तुम्हें मुझे और राखा को उससे चिपकते देखना अच्छा लगता था। बेचारा डेल्किन मन ही मन सोचता है कि मैं तो इस बात से बस खुश था कि राखा को कोई पसंद आया, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब वो मेरे लिए भी अनमोल है। उसके बाद तो वो कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ रहे क्योंकि मैं सचमुच उसे पसंद करता हूँ। आयशा चिल्लाते हुए कहती है, वो मेरी है। डेल्किन कहता है, क्या ये कहना कि मैं उसे पसंद करता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं उसे पाना चाहता हूँ? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहता हूँ। इतने में वहाँ पर नौकरानी विलेन आ जाती है, जो कि कहती है, यंग मास्टर और यंग मिस। ये सुनते ही वो दोनों चिल्ला पड़ते हैं कि क्या है, हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? विलेन कहती है, मैंने आपके लिए कुछ स्वीट्स तैयार किए हैं, क्या आप उसे खाना चाहेंगे? खैर, इसी बीच हम दूसरी ओर देखते हैं मिकिया की दुकान को, जहाँ पर मिकिया कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या उसके बालों में भी शाकिर के फूल की ताकत है? आखिर सो कॉल्ड गॉड की बेटी का शरीर किस चीज से बना है? शाकिर के फूल को बढ़ने के लिए पवित्र शक्ति की आवश्यकता होती है। शाकिर के फूल को बढ़ने के लिए पवित्र शक्ति की आवश्यकता होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में प्रबल पवित्र शक्ति है, या फिर शाकिर के फूल ही उसकी जीवन रेखा है, या फिर ये दोनों ही वो है? इसके कुछ पहलू अभी भी सस्पिशियस हैं। असल में मिया है क्या? उसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं? इतने में वहाँ पर दस्तक होती है और उसकी असिस्टेंट यानी कि हवा महल
आती है जो कि कहती है, मिकिया तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है? मिकिया कहता है, और रिकी तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई। क्या तुम मुझे वो काला जीव लाकर दे सकती हो जो तुमने पिछली बार उत्तरी जंगल से लाया था? हवा महल, जिसका असली नाम रिकी है, वो कहती है, क्या वो काला जीव? मिकिया कहता है, हाँ, मैं इस काम से थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ और रिसर्च करना चाहता हूँ। मैं इस बारे में बहुत समय से सोच रहा हूँ, इसीलिए अब मैं इससे अपना ध्यान हटाना चाहता हूँ। रिकी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों ना तुम बस टहलने के लिए बाहर जाओ? हाँ, एम्परर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्यों ना तुम वहीं घूम कर आओ। मिकिया कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? रिकी कहती है, हाँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये सुन मिकिया मन ही मन कहता है, आमतौर पर जब मैं इसके साथ मजाक करता हूँ तो ये मेरी आंखों में नहीं देखती। उसके बाद तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम क्यों नहीं करती और मैं भी जाकर आराम करूँगा। रिकी कहती है, लेकिन क्या तुमने मिया पर अपना रिसर्च पूरा कर लिया? मिकिया कहता है, तुम उसका नाम कैसे जानती हो? ये सुन रिकी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं नहीं जानती। इसी के साथ वहाँ की सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और रिकी कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं तो नहीं जानती, लेकिन नॉक्स जानता है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है वापस से हमारी मिया पर, जो कि बढ़िया बढ़िया खाना रेस्टोरेंट में खा रही होती है। वो सब खाते हुए तो उसे रोना ही आ जाता है कि ओ माय गॉड, ये कितना स्वादिष्ट था। इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होने का कारण जरूर इनका खाना ही है। तभी रीना हंसते हुए कहती है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। और इसी तरह से इनके बीच हंसी मजाक होता रहता है। हमारी मियाँ के दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि अब जब मेरा पेट एकदम भर गया है तो क्या मुझे असली चीज की ओर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। उसके बाद तो वो कहती है, खैर जन्मदिन की दावत यानी बैंक्वेट की रात तुम सुरक्षित घर तो पहुँच गई थी ना? रीना हंसते हुए कहती है, हाँ, पार्टी खत्म होने तक मैं वहीं रुकी थी, फिर घर चली आई। यह और भी ज्यादा अच्छा होता अगर तुम भी एंड तक रुकती। मिया कहती है, मैं चाहती तो थी, लेकिन जुड़वा बच्चों की वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी। मैं सच में तुम्हें डांस करते हुए देखना चाहती थी। उस रात वैसे तुमने किसके साथ डांस किया? असल में हमारी मिया जानना चाहती है कि रीना ने क्या एम्परर किनेस के साथ डांस किया। रीना एक झलक थियो की ओर देखती है और कहती है, असल में मैं तुम्हारे जाने के बाद एम्परर के साथ डांस की। ये सुन मिया खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं जैसे ओरिजिनल नॉवेल में थे। भले ही ये एम्परर किनेस का पहला डांस नहीं था तो क्या हुआ। थियो भी दूसरे के साथ बातचीत करने में लगा होता है और मिया आगे बात बढ़ाते हुए कहती है, तो तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? रीना कहती है, अरे तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर मैं हिज मैजेस्टी के लिए ऐसी फीलिंग्स कैसे रख सकती हूँ? मिया मन ही मन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि रीना और एम्परर किनेस ये दोनों साथ आ जाए और एंटिया फैमिली की ढाल बने। मुझे पता है कि डिवाइन पावर्स और ब्लैक मैजिक ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए नॉवेल में एम्परर किनेस हमेशा ही एंटिया हाउस को दबाता रहा क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का यूज करते थे। लेकिन जब आगे चल के वो रीना के प्यार में पड़ा तो वही करने लगा जो रीना चाहती थी। तो अगर मैं इस फैक्ट का लाभ उठाऊं तो शायद मैं एंटिया हाउस को बर्बाद होने से रोक सकूं। इसके अलावा इनका एक साथ रहना जरूरी है ताकि किनेस मुझे ढूंढना बंद कर दे। उसके बाद तो मिया मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुमने एम्परर किनेस के साथ निजी बातचीत की? रीना कहती है, हाँ, लेकिन ये मेरी कल्पना से बाहर था। मिया कहती है, लेकिन जब एम्परर किनेस मेरे साथ डांस कर रहे थे तो उनकी नजर आप पे से हटी नहीं रही थी। रीना चौंक जाती है और कहती है, क्या सचमुच? झूठ पे झूठ बोलते हुए मिया कहती है, हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो आप में दिलचस्पी रखते हैं। रीना चौकी पड़ी होती है और कहती है, ओ अच्छा। इतने में वेटर आ जाता है कि ये रही आपकी मिठाई। रीना भी खुश हो जाती है कि धन्यवाद, रख दीजिए। और हमारी मिया तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि वाओ, अब मुझे ये भी खाने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्या था, ये लोग मीठा भी खा लेते हैं और हमारी मिया तो एकदम फुल हो जाती है कि आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इतने में रीना एक पैकेट बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी शॉल है जिसे लौटाने का मैंने वादा किया था। मिया वो लेते हुए कहती है, तुम्हारा धन्यवाद, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी, लेकिन ये इतना भारी क्यों है? रीना बड़े ही पोलाइट वे में कहती
कहती है, मुझे लगा कि मुझे केवल तुम्हारी शॉल ही वापस नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी बनाई हुई कुछ मिठाइयाँ भी इसमें रख दी और हाँ, एक लेटर भी रखा है। उसके बाद तो रीना वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं बिल को पे करके आती हूँ। रीना के जाते ही थियो बोलता है, इसने मेरे लिए तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, आखिर तुम दोनों इतने करीब कब आ गए? मिया हंसते हुए कहती है, हम बाहर घूमने गए हुए थे, तभी हमारी मुलाकात संयोग से हो गई। थियो मिया को सस्पिशियस नजरों से देख रहा होता है, जिससे मिया मन ही मन कहती है, अरे यही सच है। वैसे अगर मैं इस बारे में सोचूं तो थियो और रीना एक दूसरे के करीब कैसे आए? उसके बाद तो वो पूछ लेती है कि थियो, तुम और लेडी रीना एक दूसरे के करीब कैसे आए? थियो कहता है, ओ ये तो रीना का एक सीक्रेट है। मुझे लगता है कि ये बात अब की है, जब मैं लगभग 7 साल का था। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है। वो एक गली में अकेली रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि वो अपने छोटे भाई को ढूंढ रही है और उसे ढूंढने के लिए ही वो बाहर आई थी। मैंने उससे कहा कि वो घर जाए और मैं खुद उसे ढूंढूंगा। तो ऐसे हुई थी हमारी पहली मुलाकात। इसके बाद तो मिया मन ही मन कहती है, सही है, इसीलिए तो थियो इंपीरियल ऑर्डर में शामिल हुआ। उसने सोचा कि अगर वो नाइट बन जाए तो वो रीना के छोटे भाई को ढूंढ पाएगा। मुझे याद आ गया, स्टोरी की ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि थियो कभी भी उसके छोटे भाई को ढूंढ नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये इनके रिश्ते को समझने के लिए एक साजिश थी, जो कि ओरिजिनल नॉवेल के राइटर ने लिखी थी। उसके बाद तो मिया हंसते हुए कहती है, तो इस तरह से हुई थी तुम्हारी पहली मुलाकात? थियो कहता है, हाँ, तब ना वो बहुत प्यारी थी, लेकिन अब। इतने में मिया का ध्यान जाता है खिड़की के बाहर, जहाँ उसे एक काला लबादा ओढ़े बंदा दिखता है, जिसे देख मिया मन ही मन कहती है, मुझे लगता है कि ये कोई है जो यहाँ खड़ा है। गेस व्हाट गाइस, ये हमारा राखा होता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा है ना कि मिया उसे छोड़कर भाग गई है। और जैसे ही मिया को ये समझ में आता है कि ये राखा है, उसकी भी फट जाती है कि ये क्या, राखा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।